नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाले है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट यानी पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, ये पेपर 4 यानी बीएड अगर आप कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये पेपर 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पीडीएफ से बनाया गया है और ये हस्तलिखित है, जो कि अपने हाथों द्वारा बहुत कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। जैसा कि आपको पता होगा, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 4 जिसमें यूनिट 3 है, यानी पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, सेकंड यूनिट में क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग इट्स अंडरस्टैंडिंग और यूनिट थर्ड में है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके अलावा और 2 यूनिट है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एक एक करके सभी यूनिट को पढ़ेंगे। तो हो सकता है ये फर्स्ट वीडियो पहला यूनिट का बना रहे हैं हम। तो इसमें बीएड पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको लिंक के नीचे दे दिया जाएगा, ताकि आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उसको आप प्रॉपर नोट्स के रूप में आप खुद से तैयार कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरह से। तो आइए हम लोग समय न गंवाते हुए, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाली है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की अगर एक ही साथ वीडियो को आप प्राप्त करना चाहते हैं या तो फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमारे वीडियो को देखें और अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनुशासन। अनुशासन बुक का ही नाम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें से अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कहा गया है कि अनुशासन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अवधारणा क्या है। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले जानते हैं अनुशासन को। अनुशासन प्रत्येक देश और प्रत्येक समाज के जीवन के लिए सबसे अमूल्य विधि है। इस प्रकार देश और समाज के जीवन में अनुशासन व्यक्ति के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समाज के लिए बालक विद्यालय में तैयार किए जाते हैं, अतः विद्यालयों में भी अनुशासन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हमारे कक्षाओं में अनुशासन ही पहली तथा महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से बच्चों में नैतिकता प्रदान की जाती है। बेहद ही सरल भाषा में ये नोट्स तैयार किया गया है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं अनुशासन का अर्थ। आपको परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि अनुशासन का अर्थ से आप क्या समझते हैं, यानी मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो हम कह सकते हैं कि अनुशासन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसके द्वारा व्यक्ति तथा समाज में व्यवस्था, नियंत्रण तथा आज्ञाकारिता स्थापित की जा सकती है। अनुशासन शब्द अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति भाषा के शब्द यानी डिसिप्लस शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है शिष्य या छात्र जो शिक्षक का अनुगामी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक का अनुगमन करना अर्थात शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन होता है। उसके बाद अनेक अनेक मनोवैज्ञानिक जो अनेक अवधारणाएं दिए हैं, अनेक परिभाषित किए हैं, और जिसमें से टिपिनॉन का एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। उनका कहना था कि अनुशासन का अर्थ है कि अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। यानी इनका मानना था कि अनुशासन का अर्थ, अगर आपके मन में उत्पन्न भावनाओं तथा शक्तियों को अगर आप नियंत्रित कर पा रहे हैं, गलत कामों में अगर आप आदत डाल रही हैं उसको अगर आप सुधार रहे हैं, और यानी अव्यवस्था को व्यवस्था रूप प्रदान कर रहे हैं, अमूर्त को मूर्त की ओर ले जा रहे हैं, तो क्या होता है, यही आपके लिए अनुशासन है। उसके बाद और एक दार्शनिक यानी मनोवैज्ञानिक का कहना था, एच मार्टिन के अनुसार। एच मार्टिन एक दार्शनिक का नाम है, जिनका मानना था कि अनुशासन का अर्थ व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना तथा सीखना। अनुशासन का अनिवार्य गुण आज्ञाकारिता है, अर्थात नियमों एवं अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और मनोविज्ञान जो कि फेमस है, हमारे पूरे बीएड सेमेस्टर में जॉन डीवी को पढ़ना बहुत ही अत्यंत
महत्वपूर्ण माना जाता है। और जॉन डेवी इनका मानना था कि नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, और इन्होंने लिखा है कि अनुशासन का अर्थ व्यवस्था की शक्ति और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों पर नियंत्रण की क्षमता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मानना है, यह एक आयोग था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उनमें निहित सर्वोत्तम गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद अनुशासन के रूप या प्रकार, अगर हम लोग देखेंगे अनुशासन को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा आधिकारिक अनुशासन, तीसरा सामाजिक अनुशासन और फिर चौथा व्यक्तिगत अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन में क्या होता है कि प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत बच्चों पर किसी प्रकार की बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण को लागू नहीं किया जाता। इस प्रकार के नियंत्रण के मुख्य समर्थक रूसो को माना जाता है, तथा रूसो के साथ साथ एक स्पेंसर नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें इसके मुख्य समर्थक माने जाते हैं। शिक्षा दार्शनिकों के अनुसार बच्चों को अपने आप में स्वतंत्र रहने देना चाहिए। इन लोग का मानना चाहिए वो जैसा करना चाहते हैं वैसे करने देना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आधिकारिक अनुशासन। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल डिसिप्लिन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आधिकारिक यानी इसमें बच्चों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। बच्चों को हर प्रकार से अपने बड़ों के नियंत्रण तथा आधिकारिक में रहना होता है। बच्चों को अपनी इच्छा से सामान्य रूप से कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार के अनुशासन में बड़ों के आदर्शों एवं निर्देशों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर बच्चों को अपने अभिभावकों का तथा स्कूल में शिक्षकों का हर आदेश मानना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आधिकारिक अनुशासन बाहर से थोपा जाने वाला अनुशासन होता है। फिर सामाजिक अनुशासन यानी सोशल डिसिप्लिन। बालक जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उसमें सामाजिक अनुशासन का विकास होते जाता है। बालक विभिन्न सामाजिक कार्यों को दंड या अधिकार के भय से नहीं करता, बल्कि उनके कार्यों का आधार प्रशंसा या निंदा है। जिन कार्यों को करने से उसे सामाजिक प्रशंसा मिलती है उन कार्यों को वह करता है, लेकिन जिन कार्यों के फलस्वरूप उसे निंदा का भय रहता है वैसे कार्य को वे नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? सामाजिक अनुशासन। फिर आते हैं हम लोग अंतिम अनुशासन में यानी व्यक्तिगत अनुशासन। इस प्रकार का नियंत्रण बालकों के लिए नहीं बल्कि परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। जब व्यक्ति में समुचित विवेक का विकास हो जाता है तब उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। वह स्वयं ही उचित तथा नियमित का चुनाव करता है। इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण नहीं थोपा जाता है, इसलिए इसे आत्म अनुशासन या आत्मनियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे अनुशासन में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं तभी व्यक्तिगत अनुशासन का विकास होता है। फिर आते हैं हम लोग अनुशासन के सिद्धांत में। स्वतंत्रता तभी तक सफलता प्रदान करती है जब तक यह सुनियंत्रित हो। अनुशासन स्वतंत्रता को सार्थकता प्रदान करता है। विद्यालय तथा कक्षा में अध्यापक का कार्य अनुशासन स्थापित करना समझा जाता है। इसको स्थापित करने के लिए 3 सिद्धांत मनोवैज्ञानिक नॉर्मन, मैकमन एवं एडम्स महोदय के अनुसार है। पहला दमनात्मक सिद्धांत, दूसरा प्रभावात्मक सिद्धांत, तीसरा मुक्तियात्मक सिद्धांत। दमनात्मक सिद्धांत में कहा जाता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति में इस क्षेत्र में क्या होता था, दमन तथा कठोर दंड की प्रथा थी। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रथा राजनीतिक प्रभाव के कारण थी, क्योंकि प्राचीन काल में राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए दमन तथा कठोर दंड व्यवस्था को ही अपनाया जाता था। इसलिए विद्यालयों में भी अनुशासन बनाए रखने के लिए शारीरिक दंड एवं प्रताड़ना को अपनाया जाता था। उस काल में ऐसा माना जाता था कि बालकों में स्वभाव से ही अनेक बुराइयां तथा अवगुण विद्यमान होती है और इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए शारीरिक दंड आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की हर बात को आदेश समझकर बालक के लिए मानना अनिवार्य है, चाहे वह उचित हो या अनुचित।
इस प्रकार के पक्ष में अगर हम कह सकते हैं कि दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में तर्क, अगर इसके पक्ष में हम देखें यानी मेरिट देखें तो इसमें मेरिट भी बहुत सारे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दमनात्मक अनुशासन समर्थकों का विचार है कि बिना भय के अनुशासन स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए बालकों को शिक्षक का भय होना अनिवार्य है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक के आदेशों का पालन करना नितांत आवश्यक है। शिक्षकों के आदेशों का पालन तभी हो सकता है जब शिक्षक छात्रों की स्वतंत्रता का दमन करे, इसलिए अनुशासन दमनात्मक ही होना चाहिए। ये तो था पक्ष में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसके पक्ष में ही, इस प्रकार के अनुशासन के समर्थकों का मानना है कि दमन एवं शारीरिक दंड से उद्दंड बालक भी ठीक हो जाते हैं तथा उन्हें नियंत्रण में लाया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि बालक में स्वाभाविक से ही पाशविक प्रवृत्तियाँ मतलब पशु के समान व्यवहार होता है तथा इन पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक दंड सर्वोत्तम साधन है। यदि बालक की पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो बालक पर अध्यापकों का कड़ा नियंत्रण न हो तो कुछ उद्दंड छात्र शिक्षकों के प्रति भी अनुचित व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुचित व्यवहार की आशंका को समाप्त करने के लिए अध्यापक को दमनात्मक अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। फिर दमनात्मक अनुशासन के अगर विपक्ष में तर्क दिया जाए यानी डिमेरिट में, तो फिर उसमें भी बहुत सारे हैं। तो जानते हैं हम लोग एक एक करके। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि दमनात्मक अनुशासन बाल मनोविज्ञान के विरुद्ध एवं अनुचित है, इसलिए विद्यालय में इसे लागू नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने यह भी सिद्ध कर लिया है कि कठोर नियंत्रण प्रताड़ना के बच्चों में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती है और बच्चों में हीन भावना तथा विभिन्न मानसिक असमानताएं विकसित हो जाती है जो बाद में गंभीर समस्या का रूप ग्रहण कर लेना चाहिए, इसलिए कर लेती है। इसलिए बच्चों को दमन नहीं करना चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है, दमन पर आधारित अनुशासन अस्थायी नहीं होता। दमन के द्वारा बालकों से कुछ समय तक तो आदेशों का पालन कराया जा सकता है, लेकिन उनमें अस्थायी सद्गुणों का विकास नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। उसमें फिर चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, कई बार दमनात्मक अनुशासन तथा कठोर भी हो जाता है तथा इस अरुचि के परिणाम स्वरूप या तो वे स्कूल ही नहीं जाते, या तो फिर डर से स्कूल से छोड़ देते हैं, या तो फिर वो स्कूल जाने के बावजूद भी स्कूल से भाग जाते हैं। इससे शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, अव्यवस्थित हो जाती है। फिर है, दमनात्मक अनुशासन का प्रतिकूल प्रभाव बालक के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। दमन तथा प्रताड़ना से बच्चों को स्वास्थ्य गिरने लगता है और व्यक्तित्व का सामान्य विकास भी कुंठित हो जाता है। कुंठित मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों परीक्षणों से अब यह सिद्ध हो जाता है कि भय का वातावरण सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल होता है तथा भय के वातावरण में स्मरण किए गए विषयों को बच्चे भूल जाते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, प्रभावात्मक सिद्धांत। पहला पॉइंट हम लोग देखे थे दमनात्मक सिद्धांत और दूसरा पॉइंट है प्रभावात्मक सिद्धांत। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुशासन के सिद्धांत, जो कि फर्स्ट यूनिट का दूसरा पॉइंट है। इसमें प्रभावात्मक सिद्धांत में क्या कहता है कि प्रभावात्मक अनुशासन सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से आदर्शवादियों द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अनुशासन की स्थापना न तो दबाव द्वारा और न ही प्रताड़ना द्वारा ही हो सकती है, बल्कि अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव सर्वाधिक महत्व साधन माना जाता है। शिक्षक को योग्य, चरित्रवान और आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। अपने आदर्श गुणों और व्यक्तित्व से शिक्षक एक आदर्श वातावरण तैयार करता है और इस आदर्श वातावरण को प्रभाव बालकों पर भी पड़ता है तथा बालक भी आदर्श गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह सुझाव दिया जाता है कि यदि बालक कभी अनुशासन भंग होने का अवसर आ जाए तो शिक्षक को प्रेम तथा सहानुभूति से बच्चों के सुधार का प्रयास करना चाहिए और न कि उसे दंड द्वारा दमन देना चाहिए।
प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में अगर तर्क दिया जाए तो प्रभावात्मक अनुशासन एक आदर्श अनुशासन है। इसमें छात्र तथा शिक्षक के मध्य मधुर संबंध, प्रेम तथा सहानुभूति का वातावरण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के लिए इसका विशेष महत्व होता है। इस प्रकार के अनुशासन में शिक्षक के उच्च चरित्र पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए उत्तम चरित्र वाले शिक्षकों का अस्थायी प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस प्रभाव से प्रेरित होकर बालक हर जगह अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रभावात्मक अनुशासन न तो अधिक दमन या कठोरता की प्रकृति है और न ही पूर्ण स्वतंत्रता की। इसलिए इसमें अनुशासन एवं स्वतंत्रता के समन्वित किया गया है। प्रभावात्मक अनुशासन में प्रतिष्ठा सुझाव को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों को सफलतापूर्वक प्रेरित किया जा सकता है। प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में तर्क, अगर ये तो था प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में, अब हम लोग देखेंगे प्रभावात्मक अनुशासन के विपक्ष में तर्क। प्रभावात्मक अनुशासन में क्योंकि शिक्षक के व्यक्तित्व का अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, इसलिए इस व्यवस्था में बच्चों को रुचियों, योग्यताओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की प्रायः अपेक्षा की जाती है। उपेक्षा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दशा में बच्चों को व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। प्रभावात्मक अनुशासन में अनुकरण के सिद्धांत को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि वह शिक्षक के व्यक्तित्व तथा आचरण का अनुकरण करके बालक अपने आचरण और व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसलिए बालकों में अध्यापकों के गुणों एवं अवगुणों दोनों का ही विकास होने लगता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पॉइंट नंबर 3, प्रभावात्मक अनुशासन में बालक के स्वतंत्रता व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, वह केवल शिक्षक की प्रतिलिपि ही बन पाता है। लेकिन वास्तव में प्रत्येक बालक का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए और उसे विकास का मौका मिलना चाहिए। इस सिद्धांत में बच्चों के लिए स्वतंत्र विचार, तर्क, निर्णय आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए बालकों में स्वतंत्र विचार शक्ति तथा निर्णय लेने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता, इसलिए व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होता। फिर पॉइंट नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि मुक्त्यात्मक सिद्धांत। मुक्त्यात्मक मतलब मुक्त मतलब छोड़ देना मतलब उसे आज़ादी या स्वतंत्रता मिलना। अगर हम कह सकते हैं कि मुक्त्यात्मक अनुशासन सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय प्रमुख रूप से रूसो तथा स्पेंसर का है। इन शिक्षा दार्शनिकों ने दमनात्मक तथा प्रभावात्मक, अगर आप डांट रहे हैं बच्चों को और पढ़ा रहे हैं यानी दमन कर रहे हैं, यानी उसे शासन दे रहे हैं, तथा प्रभावात्मक आप अपने प्रभाव से पढ़ा रहे हैं, तो दोनों प्रकार के अनुशासन सिद्धांतों का दोषयुक्त और अनुचित माना है। किसने? रूसो और स्पेंसर ने, तथा उनका विरोध भी किया है। अनुशासन के इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना है। इस उद्देश्य के लिए मुक्त्यात्मक अनुशासन ही उचित है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के कार्य करने तथा विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार के दबाव, नियंत्रण अथवा दमन का विरोध नहीं किया गया है। मुक्त्यात्मक अनुशासन के पक्ष में तर्क। मुक्त्यात्मक सिद्धांत में बच्चों की इच्छाओं को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इससे बच्चे का समुचित विकास संभव होता है। इसमें कहा गया है कि बच्चों का आप किसी प्रकार का दमन यानी शोषण और अपने प्रभाव में नहीं ला सकते हैं, बल्कि बच्चों को मुक्त मतलब आज़ादी देना चाहिए। इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार के दमन या कठोरता का समावेश नहीं होता है। इसके बाद है, इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कुंठित नहीं होगा। कुंठित मतलब संकीर्ण मतलब छोटा। अगर उसका सोच बड़ा है तो उसका सोच भी बड़ा ही रहेगा, न कि छोटा हो जाएगा। इसलिए बच्चों को आज़ादी देना बहुत ज़रूरी है।
दमन या नियंत्रण न होने के कारण बच्चों में किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथियां, विकार या हीन भावना के विकास के अवसर नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था में स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक विकास उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था वास्तव में आत्मानुशासन तथा आत्मनियंत्रण की व्यवस्था है तथा इस व्यवस्था को हर प्रकार से उत्तम स्वीकार किया जाता है। मुक्त्यात्मक अनुशासन विपक्ष में तर्क। अगर मुक्त्यात्मक अनुशासन के विपक्ष के तर्क में देखा जाए तो मानना है पॉइंट नंबर 1 में कि हर बालक में जन्म के साथ ही कुछ हद तक पाशिक प्रवृत्तियाँ होती है। पाशिक प्रवृत्तियाँ जैसे कि पशु के समान व्यवहार करने वाला होता है। यदि बच्चों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता तो ये पाशिक प्रवृत्ति अधिक विकसित हो सकती है। यह भी सत्य है। इसलिए पूरी तरह स्वतंत्रता देने वाला सिद्धांत सही नहीं लगता। यदि पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो अनेक बालकों के समाज विरोधी बनने की संभावना रहती है। पर्याप्त बौद्धिक विकास तथा विचार तथा विवेक शक्तियों के विकास न होने के कारण अनेक बातों के लिए बच्चों को कुशल निर्देशन की आवश्यकता होती है और यह निर्देशन शिक्षक के आदेशों के रूप में होना चाहिए। मुक्त्यात्मक अनुशासन में इस प्रकार के निर्देशन का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्यालय में शिक्षा की एक औपचारिक संस्था है, इसलिए संस्था में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए व्यवस्था तथा अनुशासन का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन अनुशासन का मुक्त्यात्मक सिद्धांत पूरी स्वतंत्रता का समर्थन करता है तथा इस स्थिति में अनुशासन तथा अव्यवस्था को कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4, बालक स्वभाव से आत्मनियंत्रण तथा आत्मानुशासन के विरुद्ध होते हैं तथा ऐसा करना उनके लिए कठिन भी होता है। अतएव हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति को लागू करना बेहद कठिन होता है। पॉइंट नंबर फिर 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो स्वतंत्रता देने से बालक अपने अधिकारों की ओर अधिक आकांक्षा करने लगते हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि अनुशासन के सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने जो सीखा उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष बना सकते हैं, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टि से भी अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो निष्कर्ष लिखना एकदम अनिवार्य माना जाता है। तभी पढ़ने वाला जो आपका कॉपी चेक करेंगे वो आपको अच्छे से नंबर दे पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने से अगर निष्कर्ष को, तो ये अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, इससे क्या जानकारी मिली, तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की एक आवश्यकता होती है तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की ओर अधिक आवश्यकता होती है। छात्र जीवन में बालक अनुशासन में रहना सरल से सीख लेता है और जीवन में अनुशासन में रहने की आदत हो जाती है। आधुनिक युग में विद्यालय में उचित अनुशासन नहीं है तथा अनुशासनहीनता की समस्या मुख्य शैक्षिक समस्या के रूप में विकसित हो चुकी है। इस समस्या के समाधान के उपायों को जानने से पहले अनुशासनहीनता के कारणों को जान लेना आवश्यक है। शिक्षा में व्याप्त अनुशासनहीनता को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में उस अनुशासनहीनता को शामिल करते हैं जो मुख्य रूप से कक्षा में पाई जाती है तथा दूसरे वर्ग में वह अनुशासनहीनता होती है जो छात्रों द्वारा कक्षा से बाहर दिखाई जाती है। इस प्रकार कक्षा के वातावरण को सुधारने के लिए साथ ही बालक के व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक माहौल में आवश्यक सुधार करके अनुशासित बनाया जा सकता है। तो अनुशासन के साधन, अनुशासन के कितने साधन हैं, अनुशासन के साधन क्या होते हैं, तो पहले जानते हैं उसको। अनुशासन रखने हैं तो अध्यापक को निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप एक सच्चे और अच्छे अध्यापक बनने जा रहे हैं, आदर्श शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो फिर आपके पास ये गुण होना चाहिए। सकारात्मक साधन और नकारात्मक साधन दोनों के सुधार करना आपके हाथ में है। पहला सकारात्मक साधन में क्या होता है, बच्चों को पुरस्कार देंगे, नैतिक शिक्षा देंगे, स्वतंत्रता के लिए उसे प्रेरित करेंगे और स्व अनुशासन की शिक्षा देंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया जो कि TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करेंगे। फिर विद्यालय के नियम व परंपराएं बच्चा पर स्थापित करेंगे। बाह्य प्रभाव पर नियंत्रण रखेंगे। अगर बच्चे बाहरी प्रभाव पर अधिक नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो फिर उसको नियंत्रण में रखेंगे। पारस्परिक सहयोग रखेंगे। भाईचारा का ज्ञान सिखाएंगे कि हम लोग एक दूसरे पर किस तरह व्यवहार बना के रहना चाहिए और भाईचारा क्या होता है, पारस्परिक सहयोग किस प्रकार की जाती है, उस पर हम लोग
ध्यान देंगे। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नकारात्मक, अगर ये सभी नहीं कर पाते हैं उन्हें, तो नकारात्मक साधन का भी प्रयोग हमें करना चाहिए, जिसमें से पहला होगा कि दंड देंगे। अगर वो काबू से बाहर जा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे तो समझाने के बावजूद वो किसी प्रकार का उद्दंड में जाते हैं, तो उसे हम लोग दंड दे सकते हैं। फिर उदासीन व्यवहार, और उदासीन व्यवहार भी अगर आप अपने चेहरे पर किसी प्रकार का क्रोध या उसी प्रकार का चेहरा बना लेंगे तो फिर बच्चे डर जाएंगे। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, उसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी सुधारा जा सकता है। मतलब क्या इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आप जो काम किए ये सही में गलत था। उसके बाद फिर इसी में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है पैराडाइम शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। पैराडाइम कहने का अर्थ है प्रतिमान। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सब होता क्या है। अनुशासन की प्रवृत्ति में प्रतिमान का विस्थापन, विषय की प्रकृति में जांच के लिए प्रतिमान में मूल पूर्वानुमान या आवश्यकता। इसके लिए सबसे पहले अगर हम लोग अपने विषय पर समझ रखेंगे, अनुशासन को बनाए रखेंगे, तो इसमें से ये चीज़ की आवश्यकता होती है। एक अध्यापक, विषय सामग्री, सीखने वाला, सामाजिक वातावरण। इसी से अनुशासन के वर्तमान हम लोग पैराडाइम शिफ्ट को बनाए रख सकते हैं, जिसमें से पहला है अध्यापक। अध्यापक का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाठ्यक्रम में शिक्षण के दौरान कौन सी विधि या योजना का प्रयोग करता है, यह अध्यापक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर विषय सामग्री। विषय सामग्री अनुशासन की प्रकृति प्रतिमान में आवश्यक है तथा यह विषय सामग्री लेन देन पर निर्भर करती है अध्यापक और सीखने वाले के बीच। फिर सीखने वाला कौन होता है? पाठ्यक्रम कार्यवाही तथा विकास में सीखने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें क्या चाहिए तथा इसे कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में जानते हैं। जिज्ञासा तथा सीखने वालों का रुचि पर भी निर्भर करता है। सामाजिक वातावरण, यह सामाजिक तथा सांस्कृतिक सीखने का मनोवैज्ञानिक पहलू है। यह विद्यालय में प्रशासन के तरीके का वर्णन करते हैं। इस प्रकार ये तो हो गया। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ टीचिंग एरिया, मतलब पाठ्यक्रम का इतिहास। ये सब आप लोग, अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत लंबी होने वाली है, तो इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जितना भी शब्द हम बनाए हैं सब सरल भाषा में बनाया गया है। कहीं भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। और आपके ये नोट्स परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कि परीक्षा के में आपको सफलता दिलाएगी। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं देखिए, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा आप इसे लिख सकते हैं। फिर हेनरी के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिक के आधार पर अलग अलग पाठ्यक्रम। ये कनिंघम के अनुसार ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो कि सभी परीक्षाओं, यहाँ तक कि जेटेट, सीटेट और आप जिस भी स्टेट से हैं, स्टेट वाले और सीटेट में भी ये परिभाषा पूछी जाती है, जो कि किसकी लिखी हुई है। तो कनिंघम का है, ये देख सकते हैं आप। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में, यानी पाठ्यक्रम कलाकार किसे माना जाता है? शिक्षक को हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी हमारे बच्चे हैं को अपने आदर्श, यानी आदर्श क्या हो जाएगा, हम लोग का उद्देश्य, क्यों पढ़ा रहे हैं, आदर्श की प्राप्ति के लिए, यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी आदर्श के अनुसार अपने चित्रकला, यानी चित्रकला कहने का अर्थ है कलागृह। कलागृह हम किसे कहेंगे? विद्यालय को, उसमें हम लोग ढाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कनिंघम महोदय का, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर है जॉन डेवी के अनुसार, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लिख लेंगे। फिर पाठ्यक्रम की अवधारणा, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम देखा जाए तो इसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके आप लोगों के लिए, आपके सुविधा के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसलिए इसे आप थोड़ा मेहनत करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और अगर आपको इसमें असुविधा होती है तो वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, या तो फिर
वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। और अगर ये पाना चाहते हैं आप पीडीएफ तो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद ये सब देखिए, ये तो है कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जो कि पाठ्यक्रम के आधार जैसा कि आपको पता होगा, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, फिर वैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार और सांस्कृतिक आधार, जिसमें से दार्शनिक आधार को फिर से 4 भागों में बांटा गया है, जो कि आगे चलकर भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। पहला क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। और सभी को हम एक्सप्लेन एक एक करके बता दिया गया है। यहाँ पर आप आदर्शवाद के देखिए, यहाँ जनक कौन है? प्लेटो हैं। प्रकृतिवाद के अगर जनक माना जाए तो रूसो, और प्रयोजनवाद के अगर जनक माना जाए तो फिर वो जॉन डेवी हैं। तो इस प्रकार के आप आराम से इसे लिख सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं फिर विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद ये है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए ज़्यादा तो समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन सारा पीडीएफ को आपको लिख लेना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो ये है। इसके बाद देखिए, आपका और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, जॉन डेवी। ये क्वेश्चन आएगा ही फिक्स है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन का उल्लेख करें। तो शिक्षा दर्शन जैसे ही पूछा जाएगा तो जॉन डेवी का आप जीवन परिचय अवश्य लिखें। उसके बाद इनका पुस्तक का नाम हाउ वी थिंक, जो 1910 में प्रकाशित हुई थी, फिर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में, फिर रिकन्स्ट्रक्शन इन फिलोसफी जो कि 1920 में हुई थी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, जिससे कि आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो सकता है, और फिर आपको यहाँ वहाँ अलग अलग वीडियो में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारा फर्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और वीडियो आपको लग रहा है कि ये कारगर साबित हो सकता है हम लोग के लिए, तो फिर आपके लिए हम सेकंड वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना सलाह अवश्य लिख कर भेजना होगा, तभी मुझे आप लोग से ही मोटिवेशन मिलेगी और हम आगे का भी वीडियो बनाते रहेंगे। और कैसी वीडियो आप लोग को चाहिए ये भी आप लोग बता सकते हैं। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिकता की दृष्टि से। आधुनिक शिक्षण विधि में विकास में जॉन डेवी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिक्षण विधि में निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया था। पहला क्या बल दिया था? जॉन डेवी का मानना था कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए कहाँ? वातावरण में, जिससे क्या होगा, बच्चे करके सीखेंगे। फिर एकीकरण, फिर बाल केंद्रित पद्धति, फिर योजना पद्धति, सभी हम लोग विस्तारपूर्वक एक एक करके यहाँ पर डील कर दिए हैं, वो भी सरल भाषा में। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको बीएड में पेपर फॉर्म में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और अगर चाहते हैं तो आपके लिए मैं पेपर 1, 2, 3 भी बना सकता हूं। तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपनी सलाह कमेंट के माध्यम से अवश्य दें।